नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है कल्प कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और रीड स्पेशल साइंस की सीरीज में हम आज क्लास 7th एनसीईआरटी का नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। 9th चैप्टर है अपना आज। रूल्स अपने स्टडी के सेम रहने वाले हैं दोस्तों। आपको पेन और रजिस्टर लेके बैठना है, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आए वो आपको राइट डाउन करते चलना है, ताकि आप लोगों का रिवीजन जो है काफी इजी हो और बार बार आप रिवाइज कर पाए। सेकंड दोस्तों ये कि मैं जो भी कुछ इंफॉर्मेशन डेटा को फैक्ट्स को रिवाइज कर रहा हूँ, आप मेरे साथ उसको रिवाइज कीजिएगा, ताकि आपके विद इन क्लास चीजें जो है वो याद हो जाए। चलिए दोस्तों, लेसन को स्टार्ट करते हैं। लेसन का नेम है अपना जैव प्रक्रम। कौन सा लेसन है दोस्तों? जैव प्रक्रम, यानी कि बायो प्रोसेस, बायो मैकेनिज्म, बायो प्रोसेस। वैसे तो ये लेसन जो है काफी वाइड है, क्योंकि इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट जितने जैव प्रक्रम है, जैसे कि डाइजेशन है, जैसे कि एक्सक्रीशन है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, रेस्पिरेशन है, मोस्टली ये मिल जाएगा आपको। लेकिन ये हम 7th क्लास की एनसीईआरटी में से कर रहे हैं, तो उतनी ही इंफॉर्मेशन को यहाँ से हम बात करेंगे जितनी इंफॉर्मेशन इस क्लास में गिवन है। हमें इस पर वाइडली बात नहीं करने वाले। जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ेगा, हम उसी क्लास के अकॉर्डिंग उतनी ही डेप्थ में बात करेंगे। यानी हम इस लेसन में उतनी ही बात करेंगे जितनी 7th क्लास में गिवन है। तो फर्स्ट पेज की बात करते हैं दोस्तों। जैव प्रक्रम मैंने आपको बता दिया, ये जितने भी प्रक्रम की बात कही है इनको सामूहिक रूप से ही जैव प्रक्रम कहा जाता है। यहाँ सबसे पहले किसकी बात स्टार्ट होती है दोस्तों? सबसे पहले बात स्टार्ट होती है डाइजेशन की। किसकी? डाइजेशन की। दोस्तों सबसे पहले बात स्टार्ट हो रही है डाइजेशन की, यानी कि पाचन की। किसकी? पाचन की। पाचन में सबसे पहले आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि जो पाचन होता है वो किसमें होता है? आहार नलिका में होता है। किसमें होता है? आहार नलिका में। मुख गुहा से लेकर फूड सबसे पहले मुख गुहा यानी कि बकल कैविटी, मुंह में एंटर करता है, और गुदा एनएस के थ्रू। किसके थ्रू? एनएस के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। ये जो पूरा है, इसे ही पूरे को हम आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। और आहार नाल में भोजन का जटिल रूप से सरल रूप में टूटना ही पाचन होता है। जटिल रूप से सरल रूप में टूटना पाचन कहलाता है। हम बात करेंगे कि कौन सा किसमें टूटता है, कौन सा जो एक मेन कंपोनेंट है, कौन से सरल भागों में टूट जाता है। चलिए दोस्तों, अच्छा यहाँ हम थोड़ी सी बात कर लें। सबसे पहले फूड कहाँ एंटर करता है? मुख गुहिका में, मुख में। किस में एंटर करता है? मुख में या मुख गुहिका में एंटर करता है। उसके बाद किस में करता है? फूड पाइप में। किस में एंटर करता है? फूड पाइप में दोस्तों। किस में? फूड पाइप में। फूड पाइप के बाद किस में आता है? ये स्टमक में आता है। किस में आता है? स्टमक में आता है। स्टमक के बाद किस में आता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। किसमें? छोटी आंत में। उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। उसके बाद रेक्टम। उसके बाद क्या होता है? रेक्टम। उसके बाद क्या होता है? एनस। ये पूरी प्रोसेस इसकी रहती है। आगे बात करते हैं इस पेज पे अपने पास और क्या जानकारी है अपने लिए। यांत्रिक पाचन। यांत्रिक पाचन किसको नाम दिया गया है? यांत्रिक पाचन। यांत्रिक पाचन। यांत्रिक पाचन यानी कि आपका दांतों के द्वारा उस भोजन को छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ये यांत्रिक पाचन होता है। क्या होता है? यांत्रिक पाचन होता है। अच्छा, एक हम ये भी जानेंगे कि मुख में यहाँ एक बात दी गई है कि जैसे हम चावल चबाते हैं थोड़ी देर, या गेहूं चबाते हैं, तो उसके थोड़ी देर बाद हमारे मुंह में क्या आता है? स्वाद आने लगता है, मिठास आने लगती है। ये स्वाद इसलिए आने लगता है दोस्तों कि मुख में जो लार है, मुख में जो लार बनी है, क्या? लार, जिसे क्या बोलते हैं? सलाइवा। क्या बोलते हैं? सलाइवा। ये सलाइवा जो है स्टार्च पर काम करना शुरू कर देता है। मुख में ही स्टार्च, या जिसको मंड भी बोलते हैं, उस पर काम करना शुरू कर देता है। और हमने बात की थी कि स्टार्च की प्रेजेंस कैसे पता की जाती है। 6th लेसन में आ गया था, स्टार्च की प्रेजेंस कैसे पता की जाती है। इसमें आयोडीन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? आयोडीन मिलाया जाता है। आयोडीन मिलाने से, क्या मिलाने से? आयोडीन मिलाने से नीला काला रंग जो है, अगर क्या हो जाए? नीला काला रंग हो जाए, नीला काला रंग हो जाए, तो ये किस बात की प्रेजेंस है? ये मंड या स्टार्च की प्रेजेंस है। क्या है? मंड या स्टार्च की प्रेजेंस है कि ये वहां होगा। तो दरअसल मुख में जो लार है वो इस पे काम करना शुरू कर देती है स्टार्च को, और इसको कुछ हद तक डाइजेस्ट कर देती है। इस वजह से डाइजेशन होने के बाद जो कंपाउंड चेंज हुआ है, उससे अपने मुख में मिठास आनी शुरू होती है। स्टार्च या मंड की वजह से नहीं आती, थोड़ा टाइम लगता है मुख में। रोटी को अधिक समय तक चबाने से इसका स्वाद मीठा लगता है। बता चुका हूं मैं, लार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है विज्ञान और समाज।
मतलब हमें दांतों की सफाई के लिए टाइम टू टाइम दिन में 2 बार फूड जो है वो फूड 2 बार, भोजन तो 2 से ज्यादा बार खा लेना चाहिए थोड़ा थोड़ा, लेकिन दांत साफ करना चाहिए। फूड जो है मुंह से हटाने की प्रोसेस जो है वो जरूरी है। यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ आपने मैंने जो अंडरलाइन किया है, यहाँ एक इंफॉर्मेशन गिवन है क्या, कि हम 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। 2 क्या लेते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं। एक ये टेस्ट ट्यूब है और दूसरी ये टेस्ट ट्यूब है। हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं। एक में क्या लेते हैं, उबले चावल। क्या लेते हैं, उबले चावल। और दूसरे में क्या लेते हैं हम, उबले चावल। क्या लेते हैं, उबले चावल। लेकिन उबले चावल क्या होने चाहिए, चबाए हुए। क्या होने चाहिए, चबाए हुए। क्या होने चाहिए, चबाए हुए होने चाहिए। जब उबले चावल चबाए हुए हों तो इसके अंदर हम क्या डालते हैं, आयोडीन डालते हैं। इसमें भी आयोडीन डालते हैं। इसका रंग जो है वो नीला काला हो जाता है। नीला काला, काला रंग मानो आप नीला काला हो जाता है, लेकिन इसमें आंशिक रूप से ये रंग इस तरह का आता है। क्यों आता है, क्योंकि लार को इस उबले हुए चावल को पचाने के बाद अब इसके अंदर मंड नहीं रहा, स्टार्च नहीं रहा, ये इसकी प्रेजेंस को बता रहा है कि नहीं है। आंशिक रूप से मुख में ही पच जाता है, ये बात कर ली। मुख से अमाशय तक का पथ, हम इसके बारे में बात करेंगे। मुख से अमाशय तक मैंने आपको बताया था कि पहले फूड कहाँ आता है, आपकी फूड पाइप के अंदर, सॉरी बकल कैविटी के अंदर आता है। बकल कैविटी के बाद फूड कहाँ आता है, वो आता है आपकी फूड पाइप के अंदर, जिसे इसोफेगस बोला जाता है। यहाँ ये कर्माकुंचन गति, कर्म के साथ है, कर्माकुंचन गति इसको बोलते हैं, यानी एक फिक्स सीक्वेंस के साथ सिकुड़ना और बढ़ना, सिकुड़ना और बढ़ना, शिथिलन होना और क्या होना, संकुचन होना। इससे ये जो भोजन है ये आपका आगे मूव करता है, कर्माकुंचन गति की वजह से आगे मूव करता है, अमाशय में धकेला जाता है। बात करते हैं अमाशय की। अमाशय पेट को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, पेट को कहा जाता है। और अमाशय जो है, अमाशय में 3 तरह के स्त्रावक रस मिलते हैं आपको। अमाशय में क्लास 7 के अनुसार आपको 3 तरह के स्त्रावक रस मिलते हैं। पहला तो जिसको नाम दिया है वो पाचक रस के नाम से, किसके नाम से, पाचक रस के नाम से। दूसरा किसको गिवन है, श्लेष्मा। दूसरा कौन सा है, श्लेष्मा। और तीसरा जो है वो कौन सा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं, ये यहाँ रिलीज होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है, इस एसिड का काम है कि ये आपके भोजन में जो बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया आ गया आपके भोजन में, उसको किल करने का काम करता है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। यानी फूड जो है वो बैक्टीरिया फ्री कहाँ होता है, किसकी वजह से होता है, HCl की हेल्प से होता है। HCl एक एसिड है, इस वजह से यहाँ भोजन क्या हो जाता है, अम्लीय। भोजन क्या हो जाता है, अम्लीय। इस अम्लीय होने की वजह से ये पाचक रस इस भोजन पर काफी अच्छे से काम करते हैं। मेनली यहाँ प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट होता है थोड़ा बहुत, प्रोटीन आंशिक रूप से, किस रूप से, किस तरह से, आंशिक रूप से, यानी थोड़ा डाइजेस्ट होता है। और श्लेष्मा क्या करता है, HCl जो वो खतरनाक है, इस वजह से बहुत खतरनाक रहता है। इस वजह से श्लेष्मा क्या करता है, इस HCl की अपनी फूड की, अपने जो स्टमक की अंदर की जो लेयर है, दीवारें हैं, उससे बचाता है ये, ताकि HCl जो है उसको नुकसान ना पहुंचाए। पाचक रस जो प्रोटीन को आंशिक पाचन करता है प्रोटीन का, और पाचक रस भोजन के अम्लीय होने की वजह से ज्यादा ढंग से काम कर पाता है। तो HCl का काम आपके समझ में आ गया होगा। ये गिवन है, ये भित्ति वगैरह। अच्छा, ये तीनों आते कहां से हैं, ये आते हैं अमाशय की भित्ति से, यानी अमाशय की आंतरिक दीवार से। कहां से, आंतरिक दीवार से। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, लर्न होना चाहिए। क्षति को रोकते अगले चरण के लिए तैयार है। ये दोस्तों जो आगे गिवन है, ये एक कोई सेंट मार्टिन नाम का एक कोई बंदा है, और उसके गोली लगी थी, उसको विलियम ब्यूमॉन्ट के पास लेके गया था। उसने उसको काफी ठीक किया, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया, तो वहां एक छोटा सा होल रह गया, और उस होल की वजह से वो अमाशय में हो रही पाचन क्रिया को ढंग से देख पाया और काफी कुछ आगे भी बता पाया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है, 7th क्लास के हिसाब से, अपने क्लास के हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरेस्टिंग बनाती है उनके लिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है छोटी आंत की बात की गई है। किसकी बात की गई है, छोटी आंत की बात की गई है। फूड सबसे पहले कहाँ है, बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में थोड़ा बहुत उसका डाइजेशन हुआ, स्टार्च या मंड का डाइजेशन हुआ, लार की वजह से डाइजेशन होता है। उसके बाद इसोफेगस में आता है, इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता। उसके बाद स्टमक में आता है, स्टमक में HCl श्लेष्मा और पाचक एंजाइम आते हैं, और इनके मैं आपको काम बता चुका हूँ। आंतरिक जो भित्ति है या इंटरनल जो वॉल है, आंतरिक जो दीवार है, उससे ये सारे रिलीज होते हैं। उसके बाद आगे क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत। कौन सी आंत, छोटी आंत। इसके बाद है छोटी आंत। छोटी आंत में फूड आता है। छोटी आंत नाम की छोटी है, काफी 6 मीटर तक लंबी हो सकती है। ये क्या हो सकती है, छोटी नाम की है, 6 मीटर तक लंबी हो सकती है। अब देखिए दोस्तों क्या होता है यहाँ पे, यहाँ जब फूड छोटी आंत में आता है, फूड कहाँ आता है, छोटी आंत में आता है, तो इसको 3 तरह से आप कह सकते हो डाइजेस्टिव एंजाइम
या फिर 3 तरह से अलग अलग प्रकार के काम करने वाले एंजाइम्स यहाँ आते हैं। कहाँ से आते हैं? एक तो आता है कहाँ से? यकृत से। कहाँ से आता है? यकृत से, जिसे हम क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। दूसरा आता है पैनक्रियास से। कहाँ से आता है? पैनक्रियास से, जिसको हम क्या बोलते हैं? अग्नाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्नाशय बोलते हैं। और तीसरा हम किसको बोलते हैं? छोटी आंत की आंतरिक दीवारों से। छोटी आंत की आंतरिक दीवार से पाचक रस। इसके बारे में, ये जो छोटी दीवार से छोटी आंत की आंतरिक दीवार से जो पाचक रस की बात होती है, ये काफी वाइड है, बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं यहाँ पे। ये एंजाइम जो है, ये एंजाइम, इनके बारे में हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे, पूरा पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन के साथ। वो जब आगे के लेवल की बात होगी या स्पेसिफिक हम डाइजेशन की क्लासेस लगाएंगे, उसके बाद साइंस की पूरे टॉपिक्स की हम वहां बात करेंगे। यहाँ हम उतनी ही बात करेंगे जितनी यहाँ इसमें काम की है। तो छोटी आंत में यहाँ आंतरिक स्तर से होने वाले जो पाचक रस रिलीज होने वाले हैं, वो इतने कोई खास यहाँ अपने को उनके बारे में जानकारी नहीं दी गई। यकृत के बारे में जानकारी है। यकृत क्या है? एक ग्रंथि है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कह सकते हैं आप। कौन सी है? यकृत होती है, लीवर होती है। यहां से कौन आता है? यहां से आता है पित्तरस। कौन आता है? पित्तरस। और पित्तरस को क्या बोलते हैं? बाइल जूस बोलते हैं। और ये कहां से होता है? ये गोल ब्लैडर में। कहां से होता है? कहां से होता है? गोल ब्लैडर में। और गोल ब्लैडर से कहां आता है? ये छोटी आंत में आता है, गोल ब्लैडर से। दूसरा पेनक्रियास से आता है। पेनक्रियास से छोटी आंत में आता है। ठीक है। अब यहाँ क्या रहता है? यहाँ मोस्टली जितना फूड है वो ऑलमोस्ट अपनी अपनी जो लास्ट में डाइजेस्ट होना चाहिए, जिसमें डाइजेस्ट जिन सरल घटकों में टूटना चाहिए वो टूट जाता है। जैसे कि प्रोटीन किसमें टूटता है? प्रोटीन टूटता है अमीनो अम्ल के अंदर, या एमाइनो एसिड जिसको बोलते हैं, अमीनो अम्ल के अंदर टूटता है। कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटता है? कार्बोहाइड्रेट जो है वो टूटते हैं सरल शर्कराओं में। सरल शर्कराओं यानी कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जैसे ग्लूकोज है, इनमें टूट जाता है। और शर्करा, कार्बोहाइड्रेट की दो प्रकार है, शर्करा और अशर्करा, यानी शुगर और नॉन शुगर। शुगर वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो मीठे होते हैं, नॉन शुगर वो जो मीठे नहीं होते हैं। जैसे शुगर है, स्टार्च मीठा नहीं होता, वो नॉन शुगर में अप्लाइड होता है, वो एक कॉम्प्लिकेटेड कार्बोहाइड्रेट है, जटिल है, तो वो सरल शर्कराओं में लाइक ग्लूकोज में टूट जाता है। एक तरह से शर्करा हम कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं। वसा, वसा किसमें टूटती है? वसा टूटती है फैटी एसिड के अंदर। किसमें? फैटी एसिड में, यानी वसीय अम्ल, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं? वसीय अम्ल। और साथ में गिल्सरोल, साथ में किसमें टूटती है? गिल्सरोल में टूटती है। अब यहाँ जो ये एंजाइम काम करते हैं ना, ये एंजाइम तभी काम करेंगे जब क्या हो? क्षारीय हो प्रकृति फूड की। भोजन क्या हो? फूड क्या हो? क्षारीय हो। और फूड जो पीछे से आया वो की वजह से कैसा है? एसिडिक आया है। तो यहाँ इसको क्षारीय करने का काम करता कौन है? एक तो पितरस करेगा। कौन करेगा? पितरस, यानी कि बाइल जूस करेगा। और दूसरा पेनक्रियास से जो मटेरियल आता है वो भी क्या करता है? इसको क्षारीय करता है। कैसा करता है? क्षारीय करता है, ताकि आगे जो एंजाइम है ढंग से इसके ऊपर काम कर सके और क्षारीय इसको बनाया इसलिए जाता है ताकि छोटे घटकों में आसानी से तोड़ा जा सके। सुधांतर छत की ऊंचाई लंबाई होती है, कर्तव्यनाश होती है। मैं आपको बता चुका हूँ अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, ये यकृत में पित्तरस का स्तर जो क्या होता है? क्षारीय होता है थोड़ा। ये हम बात कर चुके हैं इस लेसन के हिसाब से। और बाइल जूस जो है उसकी वजह से ही वसा जो है वो टूटती है छोटे रूपों में, छोटे सरल घटकों में। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ आगे क्या होता है। जब ये छोटे छोटे रूपों में टूट जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा जो है वो छोटे छोटे रूपों में टूट जाती है, तो ये है अपनी छोटी आंत की आंतरिक स्तर पर। जैसे कि ये छोटी आंत का आंतरिक दीवार है, तो इसे अंगुली जैसे ये प्रवर्ध है, अंगुली जैसे ऐसे प्रोजेक्शन है। इनके अंदर क्या रहती है? इनके अंदर रहती है बहुत ही पतली ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स रहती है बहुत ही पतली। क्या होती है? ब्लड वेसल्स, यानी कि रक्त की छोटी छोटी पतली पतली नलिकाएं होती है। ये क्या करती है? ये उस फूड को एब्जॉर्ब करेगी, जो सरल घटकों में टूटा है उसको एब्जॉर्ब करेगी, और इसके पीछे यहां से जो ब्लड वेसल्स है उसमें ये जाएंगे, और ब्लड के थ्रू, रक्त की सहायता से ये शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचाए जाते हैं। इससे हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। वृद्धि और मरम्मत के कार्यों में ये काम आती है ऊर्जा। अच्छा, इन्हें बोलते हैं क्या? विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? विलाई। अंगुली जैसे प्रवर्त को क्या बोलते हैं? विलाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विलाई बोला जाता है। ठीक है। और इससे का फायदा क्या है? इतने अंगुली जैसे होने की वजह से स्थायी क्षेत्रफल बढ़ जाता है। स्थायी क्षेत्रफल बढ़ जाता है। स्थायी क्षेत्रफल के बढ़ जाने से, स्थायी क्षेत्रफल के बढ़ जाने से क्या होगा? स्थायी क्षेत्रफल के बढ़ जाने से ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा अवशोषण किया जा सकेगा। अच्छा, सीलिएक क्या है?
इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से आई है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे रहती है। सीलिएक क्या है? सीलिएक एक तरह की डिजीज है। डिजीज कौन सी डिजीज है ये, कि सीलिएक में क्या होता है, आदमी को या कोई भी औरत है या आदमी जो है, इंसान जो है, उसको जो जौ के अंदर या गेहूं के अंदर जो ग्लूटीन प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन, ग्लूटीन प्रोटीन, उससे एलर्जी होनी स्टार्ट हो जाती है। एलर्जी बोले तो कि वो छोटी आंत के अंदर छोटे छोटे घाव करने स्टार्ट कर देती है। क्या करने स्टार्ट कर देती है? आंतरिक स्तर को, छोटी आंत के आंतरिक स्तर को क्षति पहुंचाती है। इसका एक इलाज है कि ग्लूटीन रहित भोजन खाओ, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी। इनकी एक और अच्छी बात आएगी आगे, याद रखना। अच्छा, इसके बाद बड़ी आंत की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बड़ी आंत की बात करते हैं। बड़ी आंत की क्या खास बात है? ये क्या करती है, यहाँ से बचे हुए लवण को और जल को शोषित करती है। जल को शोषित करने से बचा हुआ भोजन क्या हो जाता है? अर्धठोस हो जाता है। फिर उसको रेक्टम में भेजा जाता है और रेक्टम से फिर उसको बाहर निकाल दिया जाता है गुदा के द्वारा, जिसे क्या कहते हैं? वैक्षेपण कहते हैं, एक्सक्रीशन, वैक्षेपण कहते हैं इसे। ठीक है, यहाँ खास बात क्या है, ये जो बड़ी आंत है, ये जो रेशे वाला भोजन होता है उसकी उपस्थिति में बहुत बढ़िया काम करती है। फाइबर जो फूड के साथ कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, रफ एज यानी कि रेसे, और वाटर। रफ एज जो है वो, उससे एनर्जी नहीं मिलती बॉडी को। क्या नहीं मिलती? एनर्जी नहीं मिलती। लेकिन छोटी आंत इन रेसों की उपस्थिति में बहुत ही शानदार कार्य करती है। बढ़िया ढंग से क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन जैसी शिकायत नहीं रहती, मल त्याग में कोई समस्या नहीं आती। रोचक तथ्य क्या है, यहाँ अपने को देख रखा है कि बहुत सारे ऐसे छोटे सूक्ष्म जीव भी रहते हैं सिक्कम में, जो क्या करते हैं, सिक्कम, यहाँ जब इस तरह से छोटी आंत आती है, इस तरह से छोटी आंत आती है अपने, जब ये फिर इसके बाद यहाँ बड़ी आंत में कन्वर्ट होती है, तो यहाँ जो है वो आपको क्या मिलेगा? सिक्कम मिलेगा। क्या मिलेगा? सिक्कम मिलेगा। उसमें क्या मिलते हैं आपको? छोटे छोटे सूक्ष्म जीव मिलते हैं। क्या मिलते हैं? छोटे छोटे सूक्ष्म जीव मिलते हैं, जो कि जीवाणु होते हैं जनरली, और ये हमारे भोजन में बहुत सारी चीजों को पाचन करने में हेल्प करते हैं, बहुत सारे पाचन में हेल्प करते हैं। अच्छा, बिना पचे भोजन विशेषतः रेशों को विघटित करते हैं और आवश्यक पोषकों का उत्पादन करते हैं। जो रेसे है उसको जीवाणु जो है उनका डाइजेशन का काम है, और इस तरह से रेसे वाला हमें भोजन करना चाहिए ताकि बाकी भोजन इजीली डाइजेस्ट हो सके और डिफिकेशन यानी कि मल त्याग में आसानी हो। तो इसके लिए हमें वो भोजन खाना चाहिए जिस भोजन के अंदर क्या हो? रेसे ज्यादा हो, जैसे कि दही, छाछ, श्रीखंड, कांजी, अचार, बुद्रुक, पोइता, भात, ये मतलब अलग अलग भोजन के नाम दिए गए हैं। ये इनमें सभी में क्या है? रेसे ज्यादा होता है। रेसा क्या होता है? ज्यादा होता है। चोकर, चोकर से यानी कि जो खली होती है, जैसे कि मैदा कैसे बनता है? मैदा बनता है कि अगर गेहूं के ऊपर का जो कवर है उसको हटा दिया जाए और अंदर जो बच रहा है व्हाइट मटेरियल केवल उसको ही पीसा जाए, तो वो क्या बन जाता है? मैदा बन जाता है। उसको बारीक पीसा जाए, ऊपर वाले को साथ रखा जाए तो वो चोकर्स होता है। उसको ऊपर वाले को खली को या ऊपर वाले को, इसे को चोकर बोला जाता है। तो वो चोकर वाला भोजन खाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा रेशा मिल सके। अब बात करते हैं हम रोमन थी की। किसकी बात करते हैं? रोमन थी की। रोमन थी की यहाँ हमें क्या जानकारी गिवन है? रोमन थी के बारे में क्या जानकारी गिवन है? रोमन थी के बारे में सीधा सा दे रखा है कि क्या करते हैं, पहले ये भोजन करते हैं और भोजन जो जितना भी चबा रहे हैं वो सारा इनके कहाँ चला जाता है? प्रथम अमाशय में चला जाता है, इसके थ्रू। यहाँ जहां से वह आंशिक रूप से करते हैं और अमाशय में जाते हैं, लेकिन अमाशय से ये भोजन क्या हो जाता है? वापस लाया जाता है मुंह में। क्या लाया जाता है? वापस। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रोमंथन कहते हैं। बाहर लाया जाता है, जुगाली करते हैं, फिर ये वापस जाता है अंदर पूरी तरह पच के, पूरी तरह छोटे छोटे भागों में टूट के। और इस तरह के जीव क्या होते हैं? रोमंथी होते हैं। क्या होते हैं? रोमंथी होते हैं। इतनी ही जानकारी गिवन है, हमें इतना ही ध्यान रखना है कि यहाँ रोमंथी है। रोमंथी कौन होते हैं? जो बाहर जुगाली करते हैं, जैसे कि बकरी भी है। पक्षियों में क्या खास बात होता है? पक्षियों में एक पेशनी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पेशनी पाई जाती है। ये उसमें कोई दांत वगैरह नहीं होते, ये सीधे ही चबा लेते हैं। पेशनी होती है। पेशनी क्या करती है? पेशनी की मांसपेशियों में, पेशनी की मांसपेशियों में क्या होता है? क्या होता है? संकुचन। क्या होता है? संकुचन। और संकुचन से ये क्या करते हैं? उस भोजन को तोड़ने का काम करते हैं, डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो ये टूटेंगे कैसे? ये उनमें क्या होते हैं? कोई छोटे कंकड़ पत्थर, छोटे कंकड़ पत्थर या फिर बजरी के दाने, ये उस पेशणी में होते हैं। तो दबाव डालने से वो अंदर वाला भोजन टूट जाता है। दबाव डालने से भोजन जो है वो विघटित किया जा सकता है। ये संकुचन और शिथिलीकरण के माध्यम से करते हैं, कंकड़ और बजरी के दानों की सहायता से। ये हमने देख लिया अलग अलग तरह से
क्या किया जा रहा है, अनुकूलन किया जा रहा है, कोई कैसे ही भोजन ले रहा है, कोई कैसे भोजन ले रहा है, ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे श्वसन के बारे में। श्वसन जो है वो क्या है, श्वसन एक सामान्य प्रक्रिया है और श्वसन की सामान्य प्रक्रिया को सांस लेने से संबंधित करते हैं, सांस लेने से भी संबंधित करते हैं। ये होता है ब्रीदिंग, क्या होता है, ब्रीदिंग या ब्रीदिंग होता है, और ये होता है रेस्पिरेशन, क्या होता है, रेस्पिरेशन। दोनों में दिन रात का फर्क है, दोनों में दिन रात का फर्क है। क्या फर्क है कि ब्रीदिंग में सांस लेना क्या है, जैसे कि आप नॉर्मल आपने सांस लिया और छोड़ा, उच्छ्वसन, अंतःश्वसन, अंतःश्वसन अंदर सांस लेना और उच्छ्वसन बाहर छोड़ना, अंतःश्वसन या उच्छ्वसन, उच्छ्वसन ये होता है बाहर छोड़ना, ये होता है अंदर लेना, केवल इसमें इतने ही शामिल है। लेकिन रेस्पिरेशन अलग है। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऊर्जा का त्याग होता है रेस्पिरेशन में। वो रासायनिक अभिक्रिया है जिसके अंदर भोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या प्रोवाइड करवाती है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। वो रिएक्शन क्या होती है, रेस्पिरेशन होती है। जैसे कि फूड जो है वो क्या होता है, C6H12O6 होता है और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, CO2 प्लस H2O बनाता है, और साथ में क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है जो हमारे बॉडी में काम आती है। होता कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, सेल में होता है, ठीक है। हालांकि यहाँ और भी चीजें हैं जैसे कि एरोबिक, अनएरोबिक, जो अवायवीय वायवीय श्वसन है, ऑक्सीजन की कमी के अंदर है, लैक्टिक अम्ल निकलता है जो क्रैम्प का कारण है। लेकिन वो जानकारी हमें यहाँ गिवन नहीं है इस बुक में, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे यहाँ, हम उसको आगे नहीं खींचेंगे, हम केवल उतनी बात करेंगे जितनी हमारे इसमें बुक में गिवन है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और बात करते हैं श्वसन के बारे में, जितना यहाँ बढ़िया ढंग से दे रखा है। पहले हमें इतना सीखना जरूरी है ताकि हम बेसिक्स क्लियर कर पाए। अब ये क्या है, ये फेफड़े हैं। फेफड़ों में क्या हो रही है कि ये ट्रेकिया आ रहा है, यानी कि जो श्वसन नली है वो आ रही है, वो आगे दो भागों में बंट जाती है, फिर आगे तीन भागों में, ये सारी बढ़ती रहती है, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ती रहती है, अलग अलग भागों में बट जाती है, ये अलग अलग भागों में। और जो एक लास्ट में जाके जहां एंड होती है वो इस तरह गुब्बारे जैसी संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, गुब्बारे जैसी संरचना। कैसी संरचना होती है, गुब्बारे जैसी संरचना होती है। गुब्बारे जैसी संरचना को क्या बोलते हैं, कुपिका बोलते हैं, कुपिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुपिका, एल्वियोली। इसमें क्या होता है कि जब हम सांस लेंगे, अंदर गई हवा, अंदर गई है तो फेफड़ों में गई है, फेफड़ों से अलग अलग उसके भागों में गई और लास्ट में कहाँ गई है, कुपिका में गई है। अब कुपिका के चारों ओर, जैसे ये कुपिका है, इस कुपिका के चारों ओर किसका जाल रहता है, वही रक्त नलिकाओं का जाल रहता है। किसका जाल रहता है, रक्त नलिकाओं का। किसका, रक्त नलिकाओं का। ये रक्त नलिका शरीर से आती है, कहाँ से आती है, बॉडी से आती है। बॉडी से आती है, इसमें ब्लड जो है वो बॉडी से आता है, अपने साथ क्या लेके आता है, CO2। हमने अंदर सांस ली है तो क्या गई है, ऑक्सीजन गई है। अब ये ब्लड जो है वो बॉडी से CO2 को लेके आ रहा है, ये इस कुपिका में क्या छोड़ देगा, CO2 छोड़ देगा, और यहाँ से किसको ले लेगा अपने साथ है, ऑक्सीजन को ले लेगा, और ये CO2 जब सांस छोड़ते हैं तो बाहर निकल जाती है। तो ये इस तरह का प्रक्रम चलता रहता है, कुपिका के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, कुपिका के थ्रू। नीचे यहाँ जो स्ट्रक्चर दे रखा है, डायफ्राम दे रखा है। डायफ्राम जो है इसको अगर आप नीचे किया जाता है, इससे अपने आप होती है, हम नहीं करते, जब ये नीचे किया जाता है तो जो ऊपर की ये पसलियां है ऊपर उठती है, वो नीचे जाता है डायफ्राम। डायफ्राम नीचे जाने से आयतन बढ़ जाता है, हवा अंदर की ओर खींच ली जाती है। जैसे डायफ्राम ऊपर आता है और पसलियां नीचे जाती है तो सिकुड़ जाता है, अंदर का आयतन कम हो जाता है, तो गैस बाहर आ जाती है। इस बेसिस पे सांस अंदर ले लिया जाता है और बाहर छोड़ दिया जाता है। ऊपर रिब्स, आंतड़ियां क्यों है, आंतड़ियां हैं अपने हृदय की और फेफड़ों की सुरक्षा की वजह से, ताकि सीधा कोई डायरेक्टली इसको टच नहीं कर पाए, या हल्की फुल्की कोई चोट हो वो भी ज्यादा नुकसान नहीं कर पाए। नासाफत में क्या है, नासाफत में श्लेष्मा रहता है। श्लेष्मा मतलब ये तरल पदार्थ, और रोम रहते हैं, छोटे रोम, ताकि जब हम सांस अंदर लें तो जो ऑक्सीजन अंदर जाए या गैस अंदर जाए तो उसमें छोटे जितने भी धूल के कण है वो यहीं रह जाए, कहीं नाक में रह जाए, रोम छिद्र के लग के। इसी वजह से मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, नाक से सांस लेना चाहिए। तो ये हमारी जो जानकारी है यहाँ कंप्लीट होती है। श्वास नली दो भागों में विभाजित हो जाती है, फिर आगे वो और छोटी होती जाती है। अच्छा, ये देखिए कोविड-19 के टाइम जो विषाणु, उसका नाम क्या है, SARS-CoV-2। इसने किसको प्रभावित किया था, श्वसन तंत्र को। किसको, श्वसन तंत्र को।
कुपिकाएं हमने बात कर चुके हैं। पिंजर के द्वारा फेफड़े जो सुरक्षित रहते हैं, पसली पिंजर के द्वारा यानी ऊपर वाले के द्वारा। ऊपर ये जो आप हाथ लगा के देखेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जैसे मैंने आपको बताया था, ये उच्छ्वसन है। ये जब डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है, जब नीचे जाता है अंतःश्वसन यानी अंदर गैस आती है। ये डायग्राम के द्वारा दिखाया गया। ये आप याद रखना कि कैसे मूल स्थिति में जाती है। उच्छ्वसन डायफ्राम अपनी पूर्व स्थिति में आता है, अंतःश्वसन में डायफ्राम नीचे आता है और पसलियां बाहर आती है। पसलियां अपने मूल स्थिति में जाती है और डायफ्राम जो है वापस अपनी मूल जगह पहुंच जाता है। ये आपके सामने बक्सों का विस्तार, वायु रहती है, पसलियां नीचे की ओर गति करती है, सब मैं आपको बता चुका हूँ बातें। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों। एकाग्रता बढ़ाने के लिए प्राणायाम वगैरह ये हम बात कर चुके हैं। ये है कि इस बात को प्रूव करना कि हम CO2 ही छोड़ते हैं। ये आप लाइम वाटर में CaOH, इसके अंदर आप क्या ऐड कीजिए, अगर आपने इसमें CO2 छोड़ी अपने मुंह से टेस्ट ट्यूब के थ्रू, तो ये क्या बना लेता है CaCO3, जिसकी वजह से दूधिया हो जाता है। अगर ये दूधिया हो रहा है तो इसका मतलब CO2 छोड़ते हैं, हम CO2 ही छोड़ते हैं, तो वजह से इस वजह से वो दूधिया हो ही जाएगा। अच्छा, ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा देती है, मैं आपको बता चुका हूँ। ये श्वसन है, वास्तव में ये क्या है, श्वसन है। और यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्या गिवन है कि आपको क्या लगता है दोस्तों, हम जब सांस लेते हैं तो केवल ऑक्सीजन जाती है या बाहर छोड़ते हैं तो केवल CO2 आती है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम अंतःश्वसित वायु का लगभग 21% 21% क्या है, ऑक्सीजन है, और इसमें से 0.04% अंदर CO2 भी जाती है। लेकिन जो बाहर आने वाली गैस है उसमें ऑक्सीजन हो जाती है 4 to 5%। कितनी परसेंट है? 4 to 5%, 4 से 5%। और ऑक्सीजन इसमें कितनी होती है? 16 से 17% होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने आपको कहा था यहाँ आपको काम की बहुत सारी जानकारी मिलेगी, हम उसको स्किप कर देते हैं और बाद में हमारी दिक्कत आती है। ऊर्जा का उपयोग, श्वसन प्रक्रिया है, दोनों प्रक्रिया अनिवार्य होती है। प्रक्रिया सांस लेना भी जरूरी है, प्रक्रिया सारी जरूरी है, सांस लेना भी जरूरी है, श्वसन भी जरूरी है। इसके बाद देखो, क्या अन्य जंतु भी मानव भांति सांस लेते हैं? हाँ, लेते हैं। यहाँ ये जो आपके सामने मछली दिखा रखी है, किसकी हेल्प से लेती है? क्लोम की हेल्प से लेती है। और क्लोम जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जल में घुली ऑक्सीजन का, जल में घुली ऑक्सीजन का। अच्छा, और भी है, जैसे कि टेडपोल जो है, टेडपोल, टेडपोल जल में किससे सांस लेता है? ये भी क्लोम से लेता है। टेडपोल जो मेंढक की पूर्व की अवस्था है, पूंछ वाला जो होता है, टेडपोल जो होता है, ये क्या करता है? क्लोम से सांस लेता है। किससे? क्लोम से। लेकिन जैसे ये वेसक बनता है यानी मेंढक बनता है, तो ये कहाँ आता है? धरती पर। थल पर ये सांस लेता है फेफड़ों की हेल्प से। इसमें क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं। थल पर लेता है फेफड़ों की हेल्प से सांस है। और जब ये वेसक होने के बाद जल में जाता है तो ये किसकी हेल्प से सांस लेता है? त्वचा में जो जल के छिद्र होते हैं उससे सांस लेता है। नम त्वचा का उपयोग करते हैं। केंचुए, केंचुए किसका उपयोग कर रहे हैं? अपनी नम त्वचा का उपयोग कर रहे हैं, स्किन की हेल्प से लेते हैं। याद रख लेना, ये मेंढक का आ गया, टेडपोल का आ गया और केंचुओं का आ गया, तीनों इंपॉर्टेंट है ये। फिर हम बाद में देखते हैं केंचुए कहां से सांस लेते हैं। घास खरज बकरी रोमंथी जंतु है, ये हो चुका है अपना, कर चुके हैं इसके बारे में। संक्षिप्त में दिया हुआ लेसन कंप्लीट हो चुका है अपना। अब तो ये जो संक्षिप्त में दे रखा है चीजें यानी वही है। नासाद्वार, नासापथ, कुपिकाएं, पसलियां, इनका सबका आपको मालूम है क्या काम है। क्या डायफ्राम की क्या भूमिका है? डायफ्राम ऊपर नीचे जाता है तभी तो हवा जो है वो अंदर आ पाती है, बाहर जा पाती है, क्योंकि उससे उसका आयतन बढ़ता है। आयतन घटने बढ़ने से चीजें इस तरह का फर्क पड़ता है। जब आयतन बढ़ता है अंदर अंदर जगह बढ़ती है और बाहर से अंदर की चली जाती है। जब ऊपर होता है तो बाहर से अंदर से बाहर चली जाती है। इसमें जो अस्थि है, ये जो आपकी अस्थि दिखाई दे रही है, जिनको अंतड़ियां कहते हैं, पसलियां कहते हैं, इनका भी रोल रहता है। ऊपर नीचे होती है, उसकी वजह से आयतन में फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, जैव प्रक्रम का अपना लेसन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये जो लेसन है मैं आपको बता दूं कि जैव प्रक्रम में जितनी भी चीजें शामिल थी, ये हम स्पेसिफिक टॉपिक के थ्रू करेंगे। डाइजेशन जो है वो टॉपिक को लेके करेंगे, लेकिन अभी हम नहीं कर रहे क्योंकि हम केवल 7th क्लास की एनसीईआरटी कर रहे हैं। तो आप लोगों को इतने के नोट्स बनाने हैं, इतना का रिवीजन करना है। आज की क्लास अपनी एंड होगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपका दोस्तों अंत में वापस बहुत बहुत धन्यवाद।